बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग YouTube चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज याद करते हैं कवि और पत्रकार मंगलेश डबराल जी को। और उनके बारे में बहुत कुछ ये तो लिखा गया है कि वो एक कवि थे, पत्रकार थे, लेखक थे, वामपंथी विचारधारा के थे वगैरह। और कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया कि वे अवार्ड वापसी गैंग में भी शामिल थे वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात कहूं कि उत्तराखंड के लोग मंगलेश डबराल जी के उस पहलू को नहीं जान पाए, या ये भी कह सकते हैं कि उनके उस पहलू को सामने नहीं रखा गया जो कि उन्हें समर्पित उत्तराखंडी बनाता था। और एक अलग विचारधारा जरूर थी उनकी, लेकिन वे उत्तराखंड के लिए किस तरीके से समर्पित थे, इसी बात को मैं सामने रखूंगा। उनके जीवन के उस पहलू को सामने रखूंगा जो कि बहुत से लोग, खासतौर पर उत्तराखंड के लोग नहीं जानते। सिर्फ उनकी विचारधारा के तौर पर ही उनको आंक लिया गया और फिर वो उत्तराखंड के लोगों की स्मृतियों से भी गायब होते चले गए। और जबकि ज्यादा समय नहीं हुआ, कोरोना काल में 9 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया था। इसी पर मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरा एक चैनल है सत्यमेव जयते यानी STD, और एक है धर्म, दोनों को देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं मंगलेश डबराल जी की। मंगलेश डबराल जी के लिए बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं 90 के दौर में जा रहा हूं और अपनी स्मृतियों के का जो मेरा खजाना है उसमें से मैं बातें रखूंगा। मैं भारतीय विद्या भवन से 90 के दशक में या 90-91 मैंने जर्नलिज्म थी, वहां से बाहर PG डिप्लोमा। और उसके बाद जैसा कि होता ही है, लोग जर्नलिज्म में हर अखबारों के पास जाते हैं नौकरी के लिए। लेकिन तब मैं जर्नलिज्म ही कर रहा था, तो उन्हीं दिनों से मैंने जो सीनियर जर्नलिस्ट है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, चाहे खेल पत्रकार हो, पॉलिटिकल हो, या डेस्क में हो, पहाड़ के हो, बाहर के हो, जो भी जिनसे भी संपर्क बनता था, मैं उनसे मिलना मैंने शुरू कर दिया था। और इसी क्रम में मैं एक दिन जनसत्ता के ऑफिस चले गया था। तब वो ITO पे होता था, एक्सप्रेस बिल्डिंग जो है वहां पे बहादुर शाह जफर मार्ग के लेकर। एक्सप्रेस बिल्डिंग में जब मैं गया तो वहां ये तो मालूम था कि वे रविवारी जनसत्ता के संपादक हैं, और मैं उनके सेक्शन में गया और उनको मिलने चले गया था। मैंने उनको अपना परिचय दिया और उन्होंने मुझे बिठाया, बड़े प्यार से बात की, थोड़ा बहुत बातें भी की, पूछा क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह जो भी पूछ सकते हैं। और वो मुलाकात मुश्किल से 5-7 मिनट की रही होगी, या ज्यादा 10 मिनट की। फिर मैं चला आया। बहुत ही विनम्र सज्जन व्यक्ति थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही 92 जनवरी में मैं जनसत्ता में आ गया था, और फिर तो रोज ही मुलाकात हो जाती थी। खुद भी उनके पास नमस्ते करने चले जाते थे। लेकिन रिपोर्टिंग में तो खबर करने के अलावा मैं मंगलेश जी के पास फिर कुछ महीने बाद इस आशय से गया कि मुझे भी कुछ लिखा, यानी रविवारी जो उनका 4 पेज का जो आता है उनका, उसके वे संपादक थे। और मैं उनके पास जाने लगा तो उन्होंने मुझे खूब लिखवाया, खूब वो कहते थे लिखो। और खासतौर पर मेरे मुद्दे वही उत्तराखंड राज्य था, उत्तराखंड की समस्याएं, पलायन वगैरह वगैरह यही होते थे। और ये भी मैं कह सकता हूं कि 1987 में उन्होंने एक पूरा अंक निकाला था रविवारी का, जिसमें था 8 पहाड़ों से एक आवाज। वो अलग राज्य की मांग की बात थी। तब 8 ही जिले होते थे उत्तराखंड में, तब हरिद्वार को शामिल भी नहीं करते थे, 13 जिले तो बाद में बने। तब 8 ही जिले थे। और वो अखबार, वो जो पूरा अखबार है, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। और वो मेरी पुस्तक किताब जो है उत्तराखंड आंदोलन स्मृति का हिमालय, उसमें भी उसका उल्लेख है। तो वो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन हो या उत्तराखंड की समस्याएं हो या दिल्ली की हो, बहुत से उनके अंक निकलते थे और बहुत से आर्टिकल वे उत्तराखंड की समस्याओं पे या राज्य पे लिखाते थे। यह उनका अलग पहलू था। इसके अलावा जैसे भी कोई भी जो फ्रीलांसिंग कर रहा है या उत्तराखंड से जुड़ा जो भी व्यक्ति यदि कोई लिखना चाहता था, तो वे उनसे जरूर देते थे कि यार इस पे लिखो।
खासतौर पर राजेंद्र दसवाना, जो कि न्यूज टीवी न्यूज जो दूरदर्शन है उसमें न्यूज एडिटर होते थे, उनका नाम भी आता था, या उससे पहले वो ऑल इंडिया रेडियो में भी थे। फिर संपूर्ण गांधी वाङ्मय के जो लास्ट के 10 अंक निकले थे, 100 वॉल्यूम है वैसे गांधी जी पे, उनके आखिरी 10 के वे संपादक भी रहे, तो वो उनसे भी लिखाते थे बहुत मिलते। एक और बात, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, आपको याद होगा, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, तो उसी दौरान जब लोग रात को आए थे, कई लोग बहुत देर से दिल्ली पहुंचे थे, तो खुद मंगलेश जी ने उनकी रिपोर्टिंग की थी, उनकी खबर अखबार में छपी थी। तो ये कह सकते हैं कि ये उनका जीवन का एक अनछुआ पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं। पत्रकार तो जानते हैं जिन्होंने लिखा या जो उनसे जुड़े रहे या जो दिल्ली में और भी जगह, कि मंगलेश जी ने उत्तराखंड के मुद्दों पर रविवारी जो जनसत्ता था उसमें बहुत से लेख लिखवाए, अंक निकलवाए, और यहां तक कि जब उत्तराखंड आंदोलन होता था तो क्योंकि हम रिपोर्टिंग में थे और बाहर इधर घूमना था लोग, तो उधर से हम नमस्ते करने चले गए, या वो उधर जाते भी थे शाम के टाइम पे, तो खैर उन्हीं के पास था, उधर जो जगह थी वह हम लोग बैठ के खबर लिखते थे। तो कभी देर तक वो जैसे कभी बैठे हैं तो पूछ लेते थे क्या हो रहा है हरीश, जब भी मैं जाता तो यही कहते हरीश कैसे हो, तो ये पूछना वो कभी नहीं बोलते थे। कहीं रास्ते में मिल गए नमस्ते की उनको, था हरीश कैसे हो, ठीक हो, इतना जरूर पूछते थे। विनम्र, सज्जनता, ये उनके बहुत ही ये गुण जो है बहुत कम होते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे पत्रकारों को, या पहले भी रहे वैसे बहुत से लोग, लेकिन आज से अधिक हैं, एक छोटे से यदि किसी टीवी चैनल में दिख गए या किसी अखबार में आ गए तो उनका अहंकार सामने दिखने लग जाता है। लेकिन विनम्रता यदि आपको देखनी है तो आपको मंगलेश डबराल जी को अवश्य देखिए। यह उनका अनछुआ पहलू था जो बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के लोग जो कि आंदोलनकारी घोषित कर दिए गए, भले वो किसी पार्टी के झंडे तले थे, जो भी थे वो अलग कहानी है, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि क्या इन लोगों को उत्तराखंड सरकार याद नहीं कर सकती, चाहे राजेंद्र दसवाना हो और भी जो पत्रकार जिन्होंने काम किया, संभवतः ये कोई नहीं करेगा। बाकी आप जानते हैं कि काफल पानी में उनका गांव है, टेहरी जो जिला है। इसके अलावा उनका जो साहित्यिक रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं और भी जो है, इस पे तो बहुत जो साहित्यकार लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बोला है, आप देख सकते हैं उसको। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके उस पहलू को सामने रख रहा था। मैं तो उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पलायन की वजह से दिल्ली आया होगा और भी महज शहरों में गया वो व्यक्ति, और जिसके अंदर पहाड़ के प्रति हमेशा प्रेम रहा, एक पीड़ा रही पलायन की। उनकी बहुत सी कविताएं मैंने भी देखी जिसमें पहाड़ बहुत है उसमें, और इतने विनम्र, इतने व्यक्ति। आज देखिए कौन उत्तराखंड के लिए लिख रहा है या अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन उन्होंने भी जनसत्ता अखबार में, जो कि उस जमाने का, आज भी नाम तो उससे ग्रुप का है ही, तब भी उसकी तूती बोलती थी। उस जमाने में यदि वो पहाड़ के मुद्दों को लिख रहे थे तो क्या ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए आप नकार देंगे कि वे एक विचारधारा से भी बने थे? बहुत से लोग विचारधारा से बने होते हैं, और ये ठीक है कि वो उन्होंने अवार्ड जो साहित्य अकादमी का वो वापस किया था। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हो सकती है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं, वो अच्छा था बुरा था वो अलग विषय है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो जितनी भी उनकी सीमाएं थी उसमें भी रह के वो पहाड़ के लिए चिंतित रहा, वो व्यक्ति जो व्यवहारी जनसत्ता के अंक उत्तराखंड के मुद्दों पे निकालता रहा, दिल्ली के प्रवासियों पे निकालता रहा, वो व्यक्ति जो पहाड़ के लिए लिखने के लिए लोग आते थे सबको लिखवाता रहा। आखिर क्या हम उस व्यक्ति को याद नहीं कर सकते? ऐसे थे मंगलेश डबराल जी। यदि उनका एक निजी तौर पे देखी तो बहुत ही विनम्र व्यक्ति और सीधे साधे व्यक्ति, कहीं अहंकार उनमें दिखता नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को फिर नमन करते हैं, और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि मंगलेश जी के बारे में ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, कि एक ऐसा व्यक्ति या एक और भी बहुत से लोग हैं जो पर्दे के पीछे ऐसे काम करते रहे, जो कभी समाज के सामने उनको जाना नहीं गया कि उनका क्या योगदान था। तो आज ये अंक मंगलेश डबराल जी पर समर्पित है, उनको समर्पित है, उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और एक बार फिर उनको नमन करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लेके आऊंगा जल्दी इस तरीके के मुद्दों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।
हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।